अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इवैल्यूएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग मॉडल्स की। हम लोगों ने जो जितने भी मॉडल्स बनाए, ऐसे तो हमारे सिलेबस में एक ही मॉडल, दो मॉडल थे। एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल था और एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन थी। तो ये समझ लीजिए कि रिग्रेशन के मॉडल्स थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो यहाँ पर समझने वाली है वो ये कि जब हम रिग्रेशन मॉडल्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर आ जाती है, क्योंकि कैलकुलेशंस तो वो सिर्फ किसके ऊपर हो सकती है, आपके क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर। तो ये जरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप जरा ये ध्यान से समझ लीजिए कि एक तो डाटा कौन सा होगा, यानी कि ये जो हम लोग अभी इवैल्यूएट करने लगे हैं अपने मॉडल्स को। इवैल्यूएट करने का मतलब तो सिंपल होता है कि भाई चेक करना है कि मॉडल ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और फिर उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, उसका रिजल्ट्स क्या रिवील कर रहे हैं ये चीजें बताना। ये दो चीजें, दो मकसद है इस टॉपिक के अंदर। एक तो वो उसकी करेक्शन के बारे में बताना कि वो मॉडल करेक्ट है या नहीं है, और एक के उसके रिजल्ट्स क्या रिवील कर रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं, क्या बयान कर रहे हैं। ये दो चीजें आपने बतानी है, ठीक है जी। इस चीज को बेसिक आप इसमें देखें, ये वाला पोर्शन अलग से शॉर्ट आ सकता है और ये अलग से, ये लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होगा। तो इसके अलावा इसके अंदर जो चीजें बेसिकली वो यहां पर है, इंटरप्रिटेशन जो है वो यहां पर है। तो समझ लीजिए कि दो शॉर्ट क्वेश्चन ये हमारे पास, असल में तो दो शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होंगे। हाँ, अंदर से कुछ टर्म डेफिनेशन वगैरह आ जाए तो वो हम नहीं कह सकते, वो हम उसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं। तो क्योंकि मॉडलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एरर्स के बारे में बात करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे हम खास करके एग्जांपल रखेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने पढ़ी रिग्रेशन है। तो रिग्रेशन खास करके क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर होती है। आप क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर भी रिग्रेशन को डिस्कस कर लेते हो, लेकिन एक्चुअली होता है कि हम जहां पर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल ली थी फ्रूट स्टॉल की, याद रखिए पिछले लेक्चर्स कनेक्ट रहे उनके साथ, तभी समझ आएगा। इसके अलावा हमने ग्रोसरी की एग्जांपल ली थी, तो वो खास करके यहाँ पर जो है वो एग्जांपल वही यूज कर रहा है ग्रोसरी की। चलें स्टार्ट करते हैं। होप्स हो कि आपको सारा बैकग्राउंड समझ आ गया कि एक्चुअली हम करने का लगे। सबसे पहले अगर एक मॉडल को आपने इवैल्यूएट करना है या इंटरप्रेट करना है, तो सबसे पहले उसमें जो चीज आती है इवैल्यूएशन से रिलेटेड। अब ये किससे रिलेटेड है जी? इवैल्यूएशन से रिलेटेड। और वो क्या चीज है? परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली मेजरमेंट्स को कहते हैं किसी चीज की, जब हम पैमाइश करते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में आप हर लिहाज से उसकी परफॉर्मेंस देखोगे कि वो किस तरह से मॉडल काम करता है, कितने टाइम में काम करता है, कितना परफेक्ट काम करता है, ये सारी चीजें। उसमें खास करके जो दो स्पेशल कैटेगरीज है ना, वो है एक एरर मैट्रिक्स और एक है एक्यूरेसी मैट्रिक्स। ये दो मॉडल, यानी कि मॉडल को हम लोगों ने इन दो चीजों के ऊपर चेक करना है, एक तो उसके अंदर एरर्स चेक करनी है और एक एक्यूरेसी। एरर मैट्रिक्स में हमारे पास एग्जांपल है यहां पर जो हमारी बुक के अकॉर्डिंगली मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वेयर्ड एरर, या फिर रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर्स, ठीक है जी। अब ये बेसिकली, ये आप इसकी एब्रीविएशन भी देख लीजिएगा, मैंने बोल दी है, आप लिख ले बेशक, इसको सर्च भी कीजिएगा लाजमी तौर पे। एरर मैट्रिक्स का मतलब होता है जब हम लोग एक मॉडल के अंदर ये देखते हैं कि जी जो एरर है वो कितनी है, और एरर कैसे निकलती है, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। हमने लीनियर रिग्रेशन में भी ये चीज की थी कि आपकी जो एक्चुअल रीडिंग होती है ना, एक्चुअल रीडिंग एंड माइनस प्रेडिक्टेड रीडिंग, तो एक्चुअल में से प्रेडिक्शन निकाल दें तो आपको आंसर माइनस में भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आंसर आ सकता है। वही तो मेथड है सारे। अब यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर जब आप यूज करोगे ना, तो एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है, जो मैथ्स के स्टूडेंट उनको पता होगा कि वो आपके नेगेटिव साइन को भी पॉजिटिव कर देगा। लेट्स से कि हमारे पास, हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रिडिक्ट किए थे 88, आ गए 90। हमने प्रिडिक्ट किए थे 71 और आ गए वहां पर लेट्स से 72। तो अब यहां पर एरर कितनी निकली, वो बेशक आपने, अब एक्चुअल रीडिंग कितनी है जी, हमने प्रिडिक्ट किए थे सपोज 88, आ गए 90। चलो इसको कर लेते हैं, तो 90 आए हैं, यानी कि एक्चुअल रीडिंग है। तो एक्चुअल 90 में से 88 माइनस कर ले जी, कितना आ गया? 2 आ गया। 72 में से 71 माइनस कर दें, 1 आ गया। लेट्स से ये एक्चुअल रीडिंग है, ये प्रिडिक्शन थी, तो कोई मसला नहीं, फिर ये माइनस में आ जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की, तो वो क्या करता है, -2 और -1 दोनों को, -2 एंड -1, हमने इन दोनों को प्लस करना है। और एब्सोल्यूट के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं मॉड का, तो वो क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, वो वैल्यू को हमेशा न्यूट्रल कर देता है। तो ये हमारी बेसिकली एरर निकल आई। देखें जी, अगर तो एक आपके मॉडल के अंदर एरर 3, 4, 5 है, रीडिंग लेट्स से आप 100 में से मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो और इतनी एरर आ रही है, तो इट्स ओके, वो आपका मॉडल जो है वो अच्छा है, बुरा नहीं है। हाँ, अगर 100 में से मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो और एरर डिफरेंस आ रहा है 20, 23, 25, 17, 15, तो ये फिर आपका जो मॉडल है वो एक पुअर मॉडल होगा और उसके ऊपर अभी वर्किंग की जरूरत है, ठीक है जी। तो एरर मैट्रिक्स में हम डिफरेंस बताते हैं एक्चुअल रीडिंग का और प्रेडिक्टेड रीडिंग का।
होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये बेसिकली समझ लीजिए कि मॉडल के अंदर एरर्स ढूंढने का एक तरीकाकार है। बहुत सारी इसमें मेथड्स हैं बट हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट नाम की हद तक आप उसको देख लें। एक्यूरेसी मैट्रिक्स क्या करता है, एक्यूरेसी के बारे में बताता है कि कितने परसेंट आपका मॉडल एक्यूरेट है। लेट्स से कि हम लोगों ने 85 स्टूडेंट्स के बारे में प्रेडिक्शन दी कि 85 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 पास हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 85 आउट ऑफ 100, ठीक है जी, 85 आउट ऑफ 100 की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 0.85 आएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 85%। मतलब मैंने डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट भी कर दिया 100% से मल्टीप्लाई करके। तो उसका मतलब है कि आपके मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, 85% है। अगर आपने बोला कि 85% स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे और आपके स्टूडेंट्स पास हो गए 85, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो बताया था कि 15% स्टूडेंट्स पास होंगे, 85% जो है वो फेल हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट आ गया उल्टा। तो उसका मतलब है कि 85% ही आपने गलत बात कर दी। बात समझ आ गई है। तो ये बेसिकली एक्यूरेसी जब हमने बतानी होती है तो वो हम लोग ट्रू या फॉल्स दोनों के लिहाज से बता सकते हैं। हमें जब यहाँ पर डिफरेंस निकलता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिहाज से निकल सकता है। तो ये सारी चीजें अपने जो है वो अपने माइंड में रखनी, किस तरीके से आंसर हमारे आते हैं, ठीक है जी। तो ये दो मैट्रिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं किसके अंदर, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हेडिंग है जिसमें हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, इंटरप्रेटिंग द आउटपुट्स। इसका मतलब क्या है जी, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द रिजल्ट्स रिवील्स। देखिए जी, रिजल्ट्स आपके क्या रिवील कर रहे हैं, रिजल्ट्स क्या रिवील कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि किस में पढ़ते हैं, इंटरप्रेटिंग द आउटपुट। आप एग्जांपल इस तरह से ले लेके लीनियर रिग्रेशन मॉडल में ही आपने जो बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल है कि हम लोगों ने क्या किया जी, स्टूडेंट्स में आप लोगों ने वो लीनियर रिग्रेशन के अंदर लेट्स से हम उसकी एग्जांपल ले रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के बारे में ही चले हम बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो प्रेडिक्शंस दी थी उसके अकॉर्डिंगली अगर लेट्स से हमारा आंसर आता है या नहीं आता, उस रिजल्ट को जस्ट आपने बयान करना है, उसी चीज को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। आपने एग्जांपल दी थी कि जी इतने परसेंट स्टूडेंट जो है वो आपके पास हो जाएंगे, तो अब आप उसको डिस्क्रिप्टिव वे में किसी तरीके से आउटपुट उसकी जो है वो जाहिर कर रहे हो, शो करवा रहे हो, तो यही चीज बेसिकली इंटरप्रेटिंग आउटपुट कहलाती है। और उसमें इस एक चीज सिर्फ आपने ऐड कर लेनी है और वो क्या है, आपका कंक्लूजन। आपने क्या चीज यहां से सीखी, आपने क्या चीज यहां से ड्राइव की, आपने वो बताना है। मतलब मैं ये कहता हूं कि जी अगर हम स्टडी आवर्स बढ़ा दें तो हम अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये बेसिकली हमारा रिजल्ट निकला, ये कंक्लूजन निकला है, ये हमने ड्राइव किया, ये रिजल्ट हमने बनाया, ठीक है। तो ये इस तरीके से साथ में आपने कंक्लूजन बताना होता है। इस चीज को बोलते हैं इंटरप्रेटिंग द आउटपुट, कि जो भी आपके मॉडल ने आपको आंसर दिया आप उस चीज का रिजल्ट अब बताओ। मैंने कहा था कि जी इतने परसेंट स्टूडेंट जो है वो पास होंगे, किस फैक्टर की बेस पे कहा था, वो चीज को इंटरप्रेट करना, उस चीज को एक्सप्रेस करना, बयान करना, दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रेटिंग द आउटपुट। बहुत ही सिंपल सा था, शॉर्ट क्वेश्चन है। एथिकल कंसिडरेशन है लास्ट हेडिंग, इसके अंदर फर्दर दो चीजें देखिए। एथिकल कंसिडरेशन के अंदर ये है कि हम लोगों ने एथिक्स का ख्याल रखना है, हमने प्राइवेसी का ख्याल रखना है, डाटा की सिक्योरिटी सेफ्टी का ख्याल रखना है कि हम लोग अगर लेट से किसी जगह से डाटा कलेक्ट करते हैं, हम किसी पॉपुलेशन का, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक हम पॉपुलेशन से डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो हमें उसके अंदर फेयरनेस का, डाटा प्राइवेसी का ख्याल करना है। जैसे कि पहली हेडिंग है फेयरनेस एंड बायस। वो कहता है फेयरनेस एंड बायस का मतलब ये, उन्होंने एग्जांपल दिया वहां पे लोन की, अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो हम लोग लोन दे देते हैं, बाकी सब में से कंपैरेटिवली मैंने एक ग्रुप को प्रेफर किया और बैंक में मैं बैठा था, मैंने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर ग्रुप को लोन दे दिया, बाकी किसी को नहीं दिया, वो किसी समझ लीजिए पर्सनल इंटरेस्ट की बेस पर मैंने ऐसा कर दिया, तो कहता है कि ये अनएथिकल हो जाएगा, ये एथिकली गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। इसलिए जब भी आप लोग कभी मॉडल बनाएं तो उसमें आप लोगों ने एक जनरल मॉडल बनाना है जो हर तरह की कैलकुलेशन के ऊपर पूरा उतरे। नेगेटिव आंसर आ रहा है तो नेगेटिव दे, पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो पॉजिटिव दे। आप किसी चीज को प्रेफर नहीं करोगे, आप किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को प्रेफर नहीं करोगे, किसी एक्शन को प्रेफर नहीं करोगे, आपके लिए सब चीजें बराबर हैं। आपने ओवरऑल मैथमेटिकली उस चीज को बनाना है और उस चीज के बारे में जो भी रिजल्ट्स मिले, हमें एक चीज के बारे में जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो न्यूट्रल रिजल्ट्स होने चाहिए, उसमें कोई भी आपका पर्सनल जो है वो टारगेट नहीं होना चाहिए। उसमें वो लोन की एग्जांपल दे रहा है कि हम किसी पर्सनल एक पर्टिकुलर ग्रुप को जो है वो फेवर नहीं देंगे और उसको लोन नहीं देंगे, बल्कि हमारे लिए यहाँ पे सब इक्वल हैं, तो हम लोग इसमें फेयरनेस का ख्याल करेंगे। और ये रिजल्ट्स क्योंकि डिस्टोर्शन के बगैर होगा तो अनबाइस्ड होगा। बाइस्ड तो वैसे उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ना, अनबाइस्ड रखना, यानी कि डिस्टोर्शंस नहीं रखनी, हमने डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करने। नेक्स्ट आता है डाटा प्राइवेसी। ये बड़ी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म्स हैं, लेकिन आपने ध्यान से जरा समझना है। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको समझ आ सके कि ये इससे रिलेटेड इंटरप्रिटेशन ये है। ये अलग से एक शॉर्ट है कि एथिकल कंसिडरेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। डाटा प्राइवेसी में देख लें
एक पर्टिकुलर कंपनी है, आपको जो है वो डाटा प्रोवाइड करती है, ठीक है जी, आप इसके ऊपर जो है वो मॉडलिंग कर लें, यानी कि आप इसके ऊपर जो है वो जो भी वर्किंग करना चाहते हो करो, आपने जो भी सर्वे करना करें आपने। डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन के लिए सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? डाटा कलेक्ट, एनालिसिस करने के लिए, रिजल्ट्स बनाने के लिए, प्रेडिक्शंस देने के लिए। तो अगर आपको कंपनी फेवर दे रही है कि जी ठीक है, आप कस्टमर्स का डाटा आपके साथ शेयर करते हैं, आप उसकी बेस पर रिजल्ट्स बना लें, तो फिर एथिकली आपका राइट ये बनता है कि आप कभी भी उस डाटा को लीक नहीं करोगे, आप उसका मिस यूज नहीं करोगे, और आप उसको कभी भी जो है वो किसी भी गलत जगह पर उसको डाटा को नहीं पहुंचाओगे, ना उसका कोई मिस यूज होने दोगे। तो ये आपका एथिकल जो है वो लाजमी तौर एथिकल जो है वो आपकी साइड से एथिकली जो है ये वाला स्टेप होना चाहिए कि आप उस डाटा के साथ गलत नहीं होने दोगे, ना करोगे। दैट इज कॉल्ड एज डाटा प्राइवेसी। टू कीप द डाटा सिक्योर इज कॉल्ड एज डाटा प्राइवेसी। ये एक सिंपल सा टॉपिक था आपका जिसमें डिफरेंट टाइप्स के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज थे। होप सो समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो लाजमी तौर पे पूछ लीजिए, अदरवाइज इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।